चलो हम लास्ट पढ़ रहे थे इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, जो आपकी बुक में आपको प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में नहीं मिलेगा। ये कंटेंट आपको मिलेगा कॉस्ट में, बट पढ़ना यहीं पे है। चलिए, तो रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। सो रीजन फॉर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, हमने तीन चीजें पढ़ी थी। वन इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स चिल्ड्रन, सेकंड इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और बीच में एक इसके आता था कांस्टेंट रिटर्न्स। तो कांस्टेंट रिटर्न्स का तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं चिल्ड्रन, तो इसका मतलब दो हो सकता है, या तो फर्म को या तो पूरी इंडस्ट्री को कोई एडवांटेज है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ईदर टू द फर्म और टू द होल इंडस्ट्री देयर इज सम एडवांटेज। सो टेक एन एग्जांपल कि गवर्नमेंट स्टील प्राइसेस पे थोड़ा टैक्स कम कर दे, तो सारी की सारी कार बनाने वाली कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सस्ता हो जाए, तो जितनी इन्वर्टर बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं, इन सब की कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये सबको एडवांटेज होगा या एक दो कंपनीज को होगा? सबको होगा। इसको बोलते हैं सो कॉल्ड इंडस्ट्री एडवांटेज। व्हाट? इंडस्ट्री एडवांटेज। और अगर एक्साइड वालों ने चाइना या न्यूजीलैंड या जापान की किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और जो बैटरी के अंदर वो प्लेट्स लगती हैं उसका सस्ता खरीदने का जुगाड़ मिल गया, तो ये बेनिफिट सिर्फ एक्साइड का और किसी का नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज बेनिफिट टू द फर्म। और अगर स्टील प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो पूरी कंट्री में हर कंपनी को फायदा होगा जो स्टील एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। इट इज बेनिफिट टू द इंडस्ट्री। तो अगर बेनिफिट चिल्ड्रन एक पर्टिकुलर फर्म को है, तो वी कॉल इट एज इंटरनल इकोनॉमी। पूरी इंडस्ट्री को है तो वी कॉल इट एज एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई एम यूजिंग द बॉक्स टू एक्सप्लेन। अगर एडवांटेज हो रहा है, दैट इज इकोनॉमी हो रही है चिल्ड्रन। क्या हो रही है? इकोनॉमी। सो इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ध्यान से सुनिएगा, हमारी कॉस्ट कम हो रही है, रिटर्न्स गेन्स बढ़ रहे हैं, तो वी कॉल इट एज व्हाट? इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सिर्फ अगर फर्म को हो रहा है तो इंटरनल, पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है तो एक्सटर्नल। बात याद रहेगी पक्का? पूरी सब्जी मंडी में पूरे इंडिया में मैक्सिमम जगहों पे बाढ़ आ चुकी है, तो वेजिटेबल्स की, वेजिटेशन की ग्रोथ एकदम बेकार हो जाएगी, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिसइकोनॉमी। पूरे इंडिया में अगर ऐसा है तो इट इज एक्सटर्नल। एक दो स्टेट्स में अगर ऐसा है, एक दो गांव में, विलेजेस में ऐसा है, एक दो खेतों में ऐसा है, तो इट इज इंटरनल। लॉजिक समझ में आ गया? कभी कभी सुना होगा ग्रिड फेल हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। एक बार हुआ था इंडिया में, बहुत पहले, लगभग शायद 12-13 साल पहले या और पहले, लाइकवाइज। तो पूरा नॉर्थ इंडिया 1.5, 2, 2.5, 3 दिन के लिए बंद था, ग्रिड फेल हो गई थी, और रेलवेज भी बंद हो गया था बेसिकली। तो दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? डिसइकोनॉमी। पूरे कंट्री में अगर ऐसा था तो एक्सटर्नल, बट नॉर्थ इंडिया की ग्रिड फेल हुई थी तो पूरे कंट्री में प्रॉब्लम नहीं आया, तो इट इज इंटरनल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात फिर से। अगर बेनिफिट्स हो रहे हैं, कॉस्ट कम हो रही है, रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। सिंपल इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमीज बोलते हैं। एक फर्म को है, कुछ फर्म्स को है तो इंटरनल, और पूरी इंडस्ट्री को है तो एक्सटर्नल। याद रहेगा सबको बच्चों? याद रहेगा सबको? चलिए, then we have diminishing returns. So diminishing returns are called as what children? Diminishing returns are called as what? Diseconomies. खोपड़े में बात गई। अगर ये so called एक पर्टिकुलर या कुछ फर्म्स को हो रहा है, तो we happen to call it children as internal। और so called अगर ये पूरी इंडस्ट्री में हो रहा है तो it is called as external। सो कोविड टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज लॉकडाउन की वजह से बंद थी चिल्ड्रन, मैक्सिमम। क्या आप बोल सकते हैं पूरे इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर तो बंद ही था, या कोई और काम कर रहा था, क्योंकि वो अपना मेन प्राइमरी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, तो इट वाज डिसइकोनॉमी। क्योंकि पूरे इंडिया पे था तो एक्सटर्नल, बट उन्होंने उसके अलावा कोई नया काम धंधा तलाश लिया। व्हाट इट क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी? इकोनॉमी। और फर्म्स ने अलग अलग काम किया तो इट इज इंटरनल। तो ध्यान से सुनिएगा, if some good thing occurs, it is increasing returns due to economies. If it is to a firm or some firms, we call it as internal. If it is for all, external. अब इंडिया में मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर बनने लग जाए तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमी होगी। बट अगर माइक्रो प्रोसेसर इंपोर्ट होता था चाइना से और उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए तो ये
डिसइकोनॉमी। तो पूरे इंडिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा तो एक्सटर्नल। माइक्रो प्रोसेसर की फैक्ट्री इंडिया में लग गई, पूरे इंडिया में इसका एडवांटेज होगा तो एक्सटर्नल इकोनॉमी। समझ में आया कि नहीं? तो एनी बेनिफिट दैट अक्रूज टू अ फर्म इज इंटरनल। अक्रूज मतलब so called it is derived by the whole industry, so we call it as external. Disadvantage to the firm है तो डिसइकोनॉमी इंटरनल, डिसएडवांटेज टू द इंडस्ट्री है तो डिसइकोनॉमी एक्सटर्नल। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। तो आपकी लागत कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, क्या बोलेंगे इसे? इकोनॉमी। लागत बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी घट गई, क्या बोलेंगे? डिसइकोनॉमी। फर्म्स को है तो इंटरनल, और अगर इंडस्ट्री को है तो एक्सटर्नल। समझ में आ गया? पूरे कंट्री में गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए भयंकर, तो हर ज्वेलरी शॉप वाला गोल्ड महंगी प्राइस में बेचेगा, कस्टमर आएंगे नहीं खरीदने, कुछ दिन के लिए भाग जाएंगे, तो यू कॉल इट एज डिसइकोनॉमी। बट पूरे कंट्री में ऐसा हुआ है तो एक्सटर्नल। एक दो गोल्ड ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हो गई, छापा पड़ गया वगैरह वगैरह, तो ये इंटरनल। तो फर्म का एडवांटेज डिसएडवांटेज इंटरनल, इंडस्ट्री का एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सटर्नल। समझ में आ गया? आई रिपीट, फर्म का एडवांटेज डिसएडवांटेज इज इंटरनल, इंडस्ट्री का एडवांटेज डिसएडवांटेज इज एक्सटर्नल। एडवांटेज इज नोन एज इकोनॉमीज एंड डिसएडवांटेज इज नोन एज डिसइकोनॉमीज। समझ में आ गया? तो इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके समझा देता हूँ, एंड देन कॉस्ट चैप्टर में इसका रिपीट रिवीजन पढ़ेंगे। तो आपकी बुक्स में ऐसी की ये कॉस्ट चैप्टर में दिया हुआ है बेसिकली। चलो भाई, तो ये बातें क्लियर हो गई। एनी बेनिफिट टू द फर्म इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंटरनल इकोनॉमी। बेनिफिट टू द इंडस्ट्री इज एक्सटर्नल इकोनॉमी। एनी डिसएडवांटेज टू द फर्म इज इंटरनल डिसइकोनॉमी, डिसएडवांटेज टू द इंडस्ट्री इज एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला इंटरनल इकोनॉमीज में क्या लिखा है? टेक्निकल। सबसे पहला क्या है चिल्ड्रन? इकोनॉमी ऑफ डायमेंशन। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी मारुति की, कोविड के टाइम पे कार का प्रोडक्शन बंद हुआ, वेंटिलेटर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रोबोटिक्स मशीन है, वो कार बना सकती है तो ये भी बना सकती है। इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्राइसेस। आपको पता रहता है कौन सा सामान रॉ मटेरियल कहाँ पे कितने का मिल रहा है। तो अभी तक मारुति मान लीजिए स्टील खरीदता था कार बनाने के लिए, उसी प्राइस पे उन्होंने वेंटिलेटर बनाने के लिए स्टील खरीदना स्टार्ट कर दिया। हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका कुछ कूड़ा कबाड़ निकलता है। जैसे सर मान लीजिए कि हम आइसक्रीम भी बनाते हैं, हम उसके बाद सो कॉल्ड लेटस से वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, अरे आइसक्रीम की जगह खोया बनाते हैं। इन सब चीजों में हम शुगर भी ऐड करते हैं, शुगर भी हम खुद ही प्रोसेस कर लेते हैं। तो शुगर का एक बाय प्रोडक्ट निकलता है मोलासिस। इस मोलासिस को हम फ्यूल कंपनीज को बेच देते हैं, वो पेट्रोल में इसको डालती हैं और पेट्रोल का दाम गिर जाता है। हमारे लिए तो कबाड़ था, और हमारा कबाड़ भी हमको कुछ पैसा दिलवा के जाएगा। हम बहुत बड़े फैशन इंडस्ट्री है, वॉट इट क्लियर, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स या आदित्य बिरला ग्रुप का वो मधुरा कोट्स, जब कपड़ा सिलते हैं तो कतरन निकलती है ना, कतरन निकलती है, उस कतरन को बेच के लाखों करोड़ों हमारे पास आ जाता है। तो बाय प्रोडक्ट जब बिकेगा कबाड़ में तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। हम बहुत बड़े पब्लिशर हैं, किताब छापते हैं तो बाइंडिंग में कटिंग निकलती है कतरन कागज की, साल भर में करोड़ 2 करोड़ की तो कतरन ही बिक जाती है बेसिकली, उससे पेपर रिसाइकिल होकर बन जाता है। तो ये बाय प्रोडक्ट की वजह से आर कॉस्टिंग कम्स डाउन। समझ में आ गया टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती है? मार्केटिंग इकोनॉमीज। अभी तक आप बेच रहे थे इन्वर्टर और बैटरी, व्हाट इट क्लियर, इन्वर्टर के कस्टमर आपके पास थे, अब आपने सोचा कि इनके घर में कार भी होगी, बाइक भी होगी, एक्टिवा भी होगी, उसमें भी बैटरी लगती है, तो चलो उसकी बैटरी बेचनी स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ अलग से कस्टमर नहीं खींचने हैं, यही कस्टमर वो भी खरीद लेंगे। अब आपको लगता है कि जब कस्टमर आपकी शॉप पे आता है इन्वर्टर बैटरी लेने, तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई अलग तरीके का पंखा और ट्यूबलाइट अगर आप अपने घर में लगाएं तो इन्वर्टर का बैकअप बढ़ जाएगा। तो उनको एलईडी ट्यूबलाइट भी आप बेच सकते हैं नॉर्मल ट्यूबलाइट की जगह, एलईडी बल्ब बेच सकते हैं नॉर्मल बल्ब की जगह। बीएलडीसी फैन आजकल एक आता है, जो वो ओला में मोटर लगती है ना, बीएलडीसी मोटर, उसका पंखा भी आता है आजकल, तो वो पंखा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत लो लेता है। तो आप कस्टमर को इस तरह से समझा बुझा के उनके इन्वर्टर का बैकअप बढ़ाने के लिए ये सामान भी अलग से बेच सकते हैं। तो आपको मार्केटिंग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, सेम क्लाइंटेल वो भी खरीदेगी। वर्कर्स आपको जहां पे सस्ते मिलेंगे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। And if you fetch people to manage your business from good or great institutions, they will work more, but your costing would be less. और सामान को बनाइए, जब तक वो बाजार में बिकने के लिए डिमांड नहीं क्रिएट करता तब तक आप उसको स्टोर कर लीजिए। तो अगर आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था, स्टोरेज की फैसिलिटी है चिल्ड्रन, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके, जब मार्केट में चीजें सस्ती होती हैं आप स्टोर कर लीजिए बना के, और जब दाम बढ़े उसको बेचिए। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आजकल बच्चों टोमेटोज कितने रुपए केजी है मार्केट में? टोमेटो इज अराउंड 100 to 120 रुपी पर केजी। किसी जमाने में टमाटर 25 रुपए किलो भी होता है ना, ढेर सारा खरीदिए,
और पूरी खरीद लीजिए, प्यूरी बना लीजिए। प्यूरी पता है क्या होता है? टोमेटोज को हीट करके उसकी एक तरह से सॉस बना ली, सिट्रिक एसिड डाल के उसको प्रिजर्व कर लीजिए, खराब भी नहीं होता, और ढेर सारी बना के रख लीजिए। जब बाजार में टोमेटो महंगा होगा, लोग क्या करेंगे? प्यूरी खरीदेंगे। अरे टोमेटो को भी काट के सब्जी में डालते हो तो मसाला बनाते हो, तो जब प्यूरी होगी वो डायरेक्ट कटा हुआ फॉर्म है। तो प्यूरी कब बनाएंगे लोग? जब 25 रुपए किलो का टोमेटो होगा, 100 रुपए किलो का। सिंपल। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज इकोनॉमीज। समझ में आई बात कि नहीं? सर डिसइकोनॉमी कैसे होगी? काम चोर निठल्ले आवारा इकट्ठे किए हुए ऑफिस में, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, तो यू विल हैव डिसइकोनॉमी। टेक्निकल डिफिकल्टी का मतलब सर, मशीन इतनी हाई फाई खरीद ली, उसको चलाने के लिए लेबर के पास स्किल ही नहीं है। क्या वो मशीन ठीक से काम कर पाएगी बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। लाइक इन केस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, एमआरआई सीटी स्कैन मशीन तो है, बट टेक्निकली उसको चलाने वाला ऑपरेटर है ही नहीं, तो मशीन पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी। एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग द मेडिकल सर्विस विल गो अप। तो इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये दोनों किसके लिए बच्चों? फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए? फर्म के लिए। गॉट इट? तो यहां पे आप ऊपर लिख भी दीजिए फर्म, और यहां पे क्या लिख देंगे? इंडस्ट्री। ठीक है, चलते हैं आगे। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, हर बिजनेसमैन मोबाइल फोन ही बेच रहा है। लाइक प्रयागराज सिटी में एक आपको बाजार मिलेगा, लक्ष्मण मार्केट। किसी जमाने में ढेर सारी लेन थी, एक लेन का नाम लक्ष्मण मार्केट था, बाकी का नाम कुछ और था, बट धीरे धीरे सबका नाम लक्ष्मण मार्केट हो गया। जब हम स्टूडेंट थे 11th-12th में, उस जगह पे ऑडियो कैसेट की दुकानें सबसे ज्यादा होती थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। अब ऑडियो कैसेट का तो चलन ही खत्म हो गया, तो 90% लोग वहां पे क्या बेचते हैं? मोबाइल फोन, मोबाइल एक्सेसरीज, स्पीकर सिस्टम, यही सब बेचते हैं बेसिकली। तो क्या वहां के शॉपकीपर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते होंगे? नो, क्योंकि हर दुकानदार एक ही चीज बेच रहा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। व्हाट इट क्लियर? तो बैंड बजी हुई है वहां पे, बट एक फायदा भी है, जिसको भी मोबाइल खरीदना है रिटेल मार्केट में, वो जाएगा तो वहीं। तो आप अगर वहां दुकान खोल लें तो फायदा ये है, इकोनॉमी ये है कि कस्टमर का फुटफॉल मिलेगा, बट प्रॉफिट बहुत हाई नहीं होंगे। तो प्रॉफिट हाई नहीं होंगे, लोकल मटेरियल टाइप है, वीवो का मोबाइल, ओप्पो, गोलगप्पो सब जगह है, लोकलाइजेशन की वजह से बहुत हाई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बट सामान जरूर बिकेगा, वो इकोनॉमी है। तो कस्टमर मिलेगा, इट्स एन इकोनॉमी। हाई प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, इट इज डिस इकोनॉमी। तो लोकलाइजेशन मतलब जब मटेरियल हर जगह अवेलेबल होता है, प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होता है, तो आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये लोकलाइजेशन की डिस इकोनॉमी है। समझे बात को कि नहीं? इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि 2 महीने के बाद आ जाएगा महीना अगस्त का, और सितंबर में एप्पल आईफोन 15 लॉन्च करेगा। 14 का दाम गिरेगा जिस दिन 15 लॉन्च हो गया तुरंत, और कम से कम 10-15% गिरेगा। जो 80,000 का मोबाइल फोन है वो 55-60,000 में मिल सकता है आपको। तो आपने ढेर सारा ऑर्डर प्लेस कर दिया, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को बोला जब 15 लॉन्च होगा तब 14 का प्राइस बता के डिस्पैच कर देना, एडवांस मेरा 2 करोड़ रुपए तुम रख लो। तो कंपनी श्योर कि आप खरीदोगे तो, बट आप किस प्राइस पे खरीदोगे? गिरी प्राइस पे। गॉट इट क्लियर? तो आपने कंपनी को पैसे देके कंपनी की क्लाइंटल फिक्स कर ली। अब मार्केट में जब 15 लॉन्च होगा तो जो 70,000 का 14 है वो हो सकता है 55 में मिल जाए, आप 60 में उसको बेच दीजिए। अब मार्केट में 62 का रेट चल रहा है। तो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने वेदर फोरकास्ट स्टडी किया, आप पढ़े लिखे बिजनेसमैन है। सर हम बेचते क्या है? आप बरसाती बेचते हैं सड़क के नुक्कड़ पे। तो सर ये पढ़े लिखे बिजनेसमैन है? बिल्कुल। आपने जून में 10 तारीख को ढेर सारा स्टॉक खरीद लिया, क्योंकि आपको पता था कि 26 तारीख के बाद कभी भी दनादन बारिश होगी। बाकी शॉपकीपर्स अनपढ़ टाइप के थे, उन्होंने ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट मान के कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं, सिर्फ पिताजी के पैसे से दुकान खोलने आ गए। और आप पढ़े लिखे दुकानदार थे, तो आपने बहुत महंगी नौकरी नहीं पकड़ी, आपने कहा ज्योग्राफी स्टडी करने, मानसून कब आएगा, तो आपने 20-22 तारीख को स्टॉक मेंटेन कर लिया। 25-26 से बरसात चालू हो गई, वो दुकानदार तो अब जा रहे हैं स्टॉक खरीदने, तब तक आप 15-20% सेल कर चुके होंगे। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। बरसात के महीने में कोई भी शोरूम वाला कार पे डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि बरसात में तो आदमी गाड़ी खरीदेगा ही खरीदेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसके पास इंफॉर्मेशन पहले आएगी वो उसको यूज करके अटमोस्ट एडवांटेज ले लेगा। ये जितने बैंक्वेट हॉल वाले होते हैं ना, ये जनवरी के महीने में ही पंचांग देख लेते हैं
कि अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह वगैरह मुहूर्त कब है, और उस डेट पे फिक्स कर लेते हैं इस दिन कस्टमर आएगा, इस दिन कस्टमर आएगा, और इस तरह से वो अपनी प्राइसेस को बढ़ा लेते हैं। और जब आप कहें भाई 15 मई की बुकिंग कर दो, मौसा जी के बेटे की शादी है, 15 मई तो ऑलरेडी बुकिंग है, अच्छा 16 मई देख लो, नहीं 16 भी बुकिंग है, आप एक काम करिए 18 करवा लीजिए, और हम 1 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल की बुकिंग कर लेते हैं, आपसे 75 ही ले लेंगे। हाँ ये बढ़िया है। तो आपने अकल लगाई कि 75,000 में बैंक्वेट बुक कर दें, उधर पंडित जी बोले 75,000 में बुक तो कर दिया, बैल बुद्धि, इस दिन तो मुहूर्त ही नहीं है, कोई बात नहीं 500 की पूजा करा दी, मुहूर्त बन जाएगा। समझ में आया? इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये क्या है? जब दो बिजनेसेस बच्चों अलग होते हैं, दो भाइयों की दुकानें जब अलग होती हैं एक पिता की दुकान से, व्हाट इट क्लियर, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए क्या करते हैं, अपना बिजनेस बेटर करते हैं। तो बेटरमेंट होता है कि नुकसान होता है? बैक्टीरिया जब टूटता है तो फिर ग्रो करता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बट ये चीज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पे अप्लाई नहीं होती। बिजनेस अलग हुआ तो मुकेश अंबानी तरक्की करे, उबैल बुद्धि नेतागिरी के चक्कर में चौपट कर लिया अपने जीवन को। लोकलाइजेशन समझिए चिल्ड्रन, मटीरियल इज अवेलेबल एवरीवेयर। इलाहाबाद जैसी सिटी में एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स खरीदें बच्चों, आई चैलेंज दे आर सोल्ड ऑन एमआरपी। बट कोटा जैसी मार्केट में, दिल्ली के नई सड़क चावड़ी बाजार मार्केट में, जहां पे वर्ल्ड का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, किताबों की मंडी है दिल्ली में, एनसीईआरटी की किताब पे भी 10% डिस्काउंट है। क्यों? उसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन, ढेर सारे सेलर्स हैं। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, 50% ज्यादा किताब डुप्लीकेट बेची जाती है वहां। तो एनसीईआरटी वाले तो 80 रुपए की किताब शॉपकीपर को देते हैं 65 रुपए में। व्हाट इट क्लियर? तो कुछ शॉपकीपर्स बोलते हैं कि सेल इतनी है, अगर डिस्काउंट दे देंगे तो ज्यादा कस्टमर मेरे से खरीदेगा। और डुप्लीकेट किताब जो छपती है 80 रुपए, वो छपती है 40 की है, तो वो 60 में बेचते तो कोई नुकसान नहीं है। बट वैसे आपको मार्केट में एनसीईआरटी की बुक पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लोकलाइजेशन। नुकसान होगा ना। मोर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन की लागत उतनी ज्यादा आएगी, योर प्रॉफिट्स विल गो डाउन। और बच्चों अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो गए, कमा पाएंगे पैसा? बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड के लिए किराया ज्यादा देना पड़ रहा है, लेबर के लिए वेजेस ज्यादा, तो क्यों ज्यादातर बिजनेसेस आजकल ऑफलाइन हो गए। आपने देखा होगा काफी बिजनेसमैन जो कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, वो ऑनलाइन स्टेटस लगाते हैं अपना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, 250 ग्राम इंस्टाग्राम पे, और आप उनको ऑर्डर प्लेस करिए, सीधे आपके घर डिस्पैच हो जाएगा। फायदा क्या है? 100 रुपए का सामान अगर उनकी दुकान के थ्रू आपके पास आए तो 140 का पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन पहले वहां से उनकी दुकान तक, दुकान की स्टोरेज कॉस्ट, लड़के की तनख्वाह, दुकानदार का प्रॉफिट, बिजली बत्ती खर्चा, लागत को बढ़ा देगा। तो 100 के सामान की लागत ही 125 हो चुकी है, 15 तो कम से कम कमाएंगे। सीधे फैक्ट्री से व्हाट्सएप स्टेटस देख को ऑर्डर करिए, 115 में आपके घर आएगा, 15 रुपए शॉपकीपर कमा लेगा। एक एग्जांपल देता हूं, आपने रिलायंस डिजिटल का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। इनके स्टोर में जाइए और बोलिए कि हमें आईफोन का चार्जर दे दीजिए, आई रिसेंटली एक्सपीरियंस दिस। तो दे टोल्ड मी कि सर 1900 रुपए का है। मैंने कहा बड़े चोर टाइप की है, आपकी वेबसाइट पे तो 1570 दिखा रहा है। क्या सर वो ऑनलाइन ऑर्डर है? मैंने कहा मतलब? कह रहे सर मिलेगा आपको यहीं पे, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और पिक एट स्टोर का ऑप्शन डाल दीजिए, तो डिलीवरी हम आपको स्टोर से ही करेंगे, बट पैसा सीधे कंपनी के पास पहुंचेगा, आपसे कैश लेकर बैंक में जमा करा के, जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है उसका आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। सुनाई पड़ी बच्चों बात? तो मैंने कहा अगर मैं आप ही के यहाँ कार्ड स्वाइप करूं तो सर मशीन तो हमारी इस्तेमाल होगी ना, हमें एफर्ट तो करना पड़ेगा, इतनी देर में कंपनी सोचती है हम और कोई काम कर लें। अब यहाँ पे रिलायंस वाले कर क्या रहे हैं, ये अमेजोन को टक्कर देना चाहते हैं। प्राइस इनका अमेजोन का है, बट इंडियन कस्टमर क्या चाहता है? सामान देख के खरीदना चाहता है, सामान देखकर। तो प्राइस आपको 1570 तब मिलेगा जब आप उस तरीके से खरीदेंगे। अब सर ऐसा क्या फर्क पड़ेगा, वही चीज स्टोर में मिल रही है, उसी जगह से मिल रही है, वही इंप्लॉई आपको दे रहा है। फर्क है, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो धीरे 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 आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। अमेजोन वाली मिलेगा आपको स्टोर से। तो अभी तो आप स्टोर से ले रहे हो, जब आप 10 बार खरीदेंगे डायरेक्ट रिलायंस डिजिटल के वेबसाइट पे जाके पेमेंट करने का, और मिलेगा स्टोर से, तो 2 आदतें आपकी हैं। कैसी 2 आदतें हैं? पेमेंट किया ऑनलाइन और पिक कहां से किया? स्टोर से। तो धीरे धीरे जब आपका भरोसा बढ़ जाएगा तो आप ऑनलाइन पे करेंगे और हम घर पे डिलीवर करा देंगे, स्टोर पे आने की जरूरत नहीं है। अभी हम भरोसा क्रिएट कर रहे हैं कि वही सामान आपके घर आता है जो आप स्टोर में आके ले रहे हो, तो क्यों स्टोर आते हो? धीरे धीरे स्टोर का साइज छोटा हो जाएगा, और आने वाले 5 से
5 साल शायद मैं ज्यादा बोल गया, 3-4 साल ही लग रहा है कि जितनी दुकानें बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की नजर आती है ना, सबके आगे रिलायंस डिजिटल का बोर्ड लगा होगा। सारे के सारे रिलायंस डिजिटल के रिटेलर बन जाएंगे। जैसे अभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले क्या करते हैं, यूपी में लखनऊ में वॉलमार्ट का डिपो है, डिपो मतलब कलेक्शन सेंटर, वहां से सामान सारे रिटेलर्स खरीदते हैं। तो किंडर जॉय 30 रुपए की जो बिकती है, व्हाट इट क्लियर, वो कंपनी रिटेलर को बेचती है 26 रुपए में, और वॉलमार्ट कहता है 24.5 में हमसे खरीद लो। कंपनी भी कह रही है हाँ तुम 24.5 में बेचो, हम 26 में बेचेंगे, क्योंकि तुमको हम सारा सामान कल को बेच देंगे और तुम ही आगे इनको बेचना। तो कंपनी क्या कह रही है, किटकैट वाली, भाई 10 रुपए की किटकैट है एमआरपी, हम शॉपकीपर को देते हैं 9 रुपए 20 पैसे की। हम मतलब नेस्ले देता है दुकानदार को, शॉपकीपर 9 रुपए 20 पैसे की खरीद के 10 रुपए में बेच देता है, कितना पैसा कमाएगा, 80 पैसा। वॉलमार्ट को नेस्ले वाले यही चॉकलेट 8 रुपए 90 पैसे में बेच देते हैं। वॉलमार्ट कहता है 9 रुपए 5 पैसे में हमसे खरीद लो। अब आपके सामने दो चॉइस है, नेस्ले कंपनी से आएगी 9 रुपए 20 पैसे की, आप 10 में बेचिए, वॉलमार्ट से 9 रुपए 5 पैसे खरीदिए 10 में बेचिए, 15 पैसे प्रॉफिट बचेगा कि नहीं। तो सर कंपनी बेवकूफ है क्या, कंपनी बेवकूफ नहीं है। कंपनी 100 दुकानदारों के साथ डील ही नहीं करना चाहती। कंपनी चाहती है एक वॉलमार्ट को पूरा सामान बेचे, वॉलमार्ट से पैसा ले, आगे वॉलमार्ट जाने। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, स्टाफ बैठाने का खर्चा, डिस्पैच चेक करना, दुनिया नाटक है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट, गॉट इट। यहाँ पे एक वॉलमार्ट मिल गया, तो आने वाले टाइम में कंपनीज अपना प्रोडक्ट रिलायंस डिजिटल को बेच देंगी। रिलायंस डिजिटल मोहल्ले की दुकान से तो सस्ता ही बेचता है, तो मोहल्ले के दुकानदार गिड़गिड़ाएंगे, रहम की भीख मांगेंगे कि भाई आप ही 25 का एसी पब्लिक को बेच दोगे तो हम क्या कमाएंगे। रिलायंस कहेगा ठीक है, हमारा 24,500 कॉस्टिंग है एसी की, हम आपको 24,600 में बेचेंगे, 24,600 में, आप पब्लिक को 25 में दीजिए। और कंपनी से एसी हमको आता 24,800 में, हम कहां से सो कॉल्ड 25 बेचे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट। कंपनी को क्या फायदा है, सारा प्रोडक्ट बेचो, एक सेलर को, रिटेलर को मत बेचो, होलसेलर रिलायंस डिजिटल को बेच दो, रिलायंस आगे मार्केट में बेचेगा। तो आने वाले 5 साल में आपको ये चीजें नजर आएंगी कि बड़े बड़े होलसेलर्स कंट्री में तैयार हो जाएंगे। यूएस में ऐसा ही होता है, वहां इतनी ढेर सारी दुकानें नहीं होती हैं, वहां पे वॉलमार्ट इस तरह के बड़े बड़े कुछ आउटलेट्स हैं, इन्हीं के थ्रू खरीदा जाता है। बट प्रॉब्लम हमारी कंट्री में और यूएस में क्या है, यूएस की पॉपुलेशन कम है, वहां 10 दुकानें वॉलमार्ट की पूरी कंट्री को सर्व कर देंगी, और वहां सिस्टम स्टार्ट ही वैसे हुआ, तो दूसरे लोगों ने कुछ इनोवेटिव या जॉब्स पकड़ लिए। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ, हमारी इकोनॉमी ओरिजिनली बिजनेस क्रिएटेड थी, उनकी बिजनेस क्रिएटेड नहीं थी। तो इसलिए हमारे दुकानदारों को प्रॉब्लम आएगी, या तो वो आत्महत्या कर लें, या तो अपनी दुकान बंद कर लें, रिलायंस की नौकरी कर लें, तीसरा चौथा कोई काम उनके पास नहीं बचेगा। तो रिलायंस डिजिटल के स्टोर पहले तो बड़े शहरों में थे, फिर छोटे शहरों में 1-2 जगह खुले, अपना लायक हर मोहल्ले में स्टोर खोलना है अपना। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, टू द अदर शॉपकीपर्स, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। और रिलायंस को क्या हो रहा है, इंटरनल इकोनॉमी हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा करिए अपने जीवन में, कुछ तरक्की करिए। हाँ, डीमार्ट भी धीरे धीरे सो कॉल्ड पैर फंसार रहा है, बट जैसे अंबानी जी ने इनको खरीद लिया, वो उनको भी खरीद लेंगे। बहुत साल पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने कहीं पढ़ा था 2030 तक बच्चों, आपकी स्पेंडिंग का 40% पैसा रिलायंस या उनसे रिलेटेड कंपनीज पे ही होगा। जितना आप खर्च करेंगे 40% सभी कुछ बेचते हैं, गाड़ी भी बेचने वाले हैं थोड़े दिन में, मोबाइल फोन में आ ही गए हैं, धीरे धीरे सोलर एनर्जी इन सब में भी आ जाएंगे। वो नहीं आया तो उनके भाई अडानी जी चले आएंगे, उनके तो 20 बिजनेस चलते हैं। ओके, चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड दिस, सबने कॉपी कर लिया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर लॉज ऑफ प्रोडक्शन होता है समाप्त।